टोटल लायबिलिटी करके आप निकालते हो, उसी के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स और जोड़ने हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करने हैं। मतलब दोनों तरीके से निकल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके पहले नेटवर्थ निकाल दो, फिर नेटवर्थ के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जोड़ दो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करो, तो भी एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगी। वरना सिंपल फॉर्मूला है, कॉमन इक्विटी की वैल्यू निकालो, उसमें वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की भी निकालो, प्लस रिजर्व सरप्लस करो, माइनस प्लस डेट करो, माइनस कैश इक्विवेलेंट कर दो। डिविडेंड पर शेयर बताया था जो कंपनी देती है वो, और अगर वो परसेंटेज में गिवन हो तो उसे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताया था प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। प्राइस टू सेल्स रेशियो बताया था प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर आपने प्राइस पूरी कंपनी की ली है तो सेल भी पूरी कंपनी की ले सकते हैं, अगर प्राइस आपने एक शेयर की ली है तो सेल भी आपको पर शेयर निकालनी पड़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था। डिफरेंशियल वोटिंग राइट हमने आपको बताया था, वो कितना भी हो सकता है, 5%, 10%, 15%, वो कंपनी इशू करते हुए बताएगी। और कूपन रेट का मतलब हमने बताया था रेट, और ये सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे होता है, इक्विटी शेयर्स पे नहीं होता। यील्ड का फॉर्मूला हमने बताया था, इनकम जो आपको ये वो डिवाइड बाय कॉस्ट, जितने में आपने खरीदा है या फिर मार्केट प्राइस। जीरो कूपन बॉन्ड हमने आपको बताया था, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे डिस्काउंट पे खरीदते हैं और पार पे बेच देते हैं। पार का मतलब 100 की चीज 100 में, उसे हम पार बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड बताए थे, फ्लक्चुएटिंग रेट बॉन्ड, जो कि किसी चीज पे डिपेंडेंट रेट होता है कि सर अगर इसका रेट बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, इसका घटेगा तो मेरा भी घटेगा। वो निफ्टी पे हो सकता है, आरबीआई के रेट पे हो सकता है, गोल्ड के रेट पे हो सकता है, किसी भी रेट पे हो सकता है। एक्सटर्नल बॉन्ड बताए थे जो किसी एक कंपनी के, किसी एक कंट्री के हैं, लेकिन उसमें डिनोमिनेशन जो उसमें करेंसी यूज हो रही है वो दूसरे देश की हो रही है, तो उसे हम एक्सटर्नल बॉन्ड बोल देंगे। और मसाला बॉन्ड हमने बताया था, क्या मसाला बॉन्ड कौन बताएगा? अगर फॉरेन के में हमने बॉन्ड इशू करना हो, इंडियन कंपनी से इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी इंडियन होगी, कंपनी इंडियन हो, इंडियन कंपनी in foreign currency. और फॉरेन ही कंट्री। इंडियन In कंपनी, foreign ये कंपनी अच्छा फॉरेन कंट्री करेंसी में फॉरेन 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 कंट्री होगी, इंडियन कंट्री होगी? फॉरेन करेंसी foreign country. वेरी गुड। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री में अपने बॉन्ड इशू करेगी, तो उसे यहाँ इंडिया में मसाला बॉन्ड बोला जाता है। Masala bond. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सर रेट चेंज में हमने बताया था, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं लेकिन यील्ड गिरती है। फिर से समझ लीजिए, इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो यील्ड भी गिरती है लेकिन प्राइस बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यील्ड भी बढ़ती है लेकिन प्राइस घटता है। मतलब इंटरेस्ट रेट और यील्ड में पॉजिटिव रिलेशनशिप, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप, यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस में भी इनवर्स रिलेशनशिप। ये तीन चीजें समझ में आ गई? ये तीन चीजों की रिलेशनशिप क्लियर है ना? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सही. वेरी हो गुड। गया. बॉन्ड प्राइस यील्ड कम होती है सर कौन बोल रहा है? म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये वाला रिपीट करोगे आप? हाँ मैं करता हूँ। और कौन है? हाँ सब म्यूट हो जाइए। वेरी गुड। मैंने बताया है अभी कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, एक मिनट हैंग हो गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड कम होगा। वेरी गुड, रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यील्ड रेट भी बढ़ जाएगा और बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो यील्ड का रेट भी कम हो जाएगा और बॉन्ड का प्राइस उल्टा चलता है, वो बढ़ जाएगा। ये बताया मैंने। कोई प्रॉब्लम इसमें? बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर बेसिकली आपने बोला इंटरेस्ट रेट और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होगा और यील्ड में डायरेक्ट। हाँ यही बोला है। और कल ठीक है सर। धीरज जी समझ में नहीं आया तो बताइए, बता दो दोबारा। नहीं सर, हो गया क्लियर पॉइंट। और किसी को क्लियर नहीं हो तो बोलिए वरना आगे बढ़ता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है फेस वैल्यू के ऊपर। बोलिए बोलिए। सर ये फेस वैल्यू जो होता है ना, तो कब मेजोरिटी केसेस 10 रुपए का बताते हैं और जब स्प्लिट होता है तो वो एक्चुअली घट जाता है। तो अगर वो पूरा घट गया, जैसे कि इन्फोसिस वगैरह में बहुत बार स्प्लिट वगैरह हो चुका है, तो वो फिर से बढ़ सकता है या एक्चुअली फिर नहीं बढ़ेगा, फिर स्प्लिट हो सकता है? ये बढ़ने के लिए कंसोलिडेशन करते हैं।
10 शेयर ले लेते हैं, उसके बदले 1 दे देते हैं। 1 रुपए वाले 1000 शेयर ले लिए और 1000 वाला 1 दे दिया, तो 1 रुपए की फेस वैल्यू 1000 हो गई। स्प्लिटेशन ऑफ शेयर बोलते हैं उसे। जैसे ये स्प्लिट का इनवर्स है। स्प्लिट ना कंसोलिडेट करना मतलब जोड़ना। तो तो कंसोलिडेशन अगर आपने तोड़ दिया है तो फिर से नहीं तोड़ सकते। जोड़ सकते हैं। आपने 1000 रुपए का था, उसको 500 को बना दिया, 500 वाले को फिर 100 का बना दिया, 100 वाले को फिर 50 का बना दिया, 50 वाले को फिर 10 का बना दिया, 10 वाले को 1 रुपए का बना दिया, 1 रुपए वाले को 50 पैसे का बना दिया, 50 पैसे वाले को 10 पैसे का बना दिया, 10 पैसे वाले को 1 पैसे का बना दिया। अब 1 पैसे का तो ट्रेड होता नहीं है, कोई करेगा ही नहीं, तो फिर 1 पैसे वाले को कंसोलिडेट करके फिर 100 रुपए का बना दिया। नहीं, अगर एक्चुअली ये फेस वैल्यू जो है 10 रुपए वाला, वो अगर 1 रुपए का बन जाता है तो उससे कम नहीं होगा ना? हो सकता है 50 पैसे भी होता है। होता है? ओके। 1 रुपए वाले पे बोनस दे दिया, 50 पैसे रह गया। 1 रुपए वाले को स्प्लिट कर दिया तो 50 पैसे रह गए, बोनस में नहीं होगा। लेकिन सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता होगा स्प्लिट करने का, मतलब पर्पस क्या है, क्यों स्प्लिट करना? ऑब्जेक्टिव स्प्लिट करना तो करना ही नहीं चाहिए। स्प्लिट करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं, 15,000 का, 10,000 का, या 5,000 का, 2,000 का, 1,000 का हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा रेट 500 रुपए मेरे, जिससे गरीब आदमी भी खरीद पाए। तो जब 1,000 2,000 का हो जाए तब तो आपको स्प्लिट करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ 10 रुपए के शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं, वो राइट। अच्छा, वो 200-300 वाले शेयर जो स्प्लिट होते हैं वो सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी है। वो ऑपरेटर से सेटिंग कर लेते हैं, भैया मैं न्यूज डाल लूंगा स्प्लिट करने की, और तू अपना बल्क वाला शेयर बेच दे जो तूने खरीद के रखा है पहले से। फिर एमआरएफ क्यों नहीं करता? जी, एमआरएफ की मर्जी। वो कहता है मैं चाहता ही नहीं गरीब आदमी मेरे शेयर खरीदे, वो कहता है बस अमीर लोग ही मेरे शेयर खरीदे। उसने आज तक नहीं किया, करेगा किसी ना किसी को। ओके। एमआरएफ को सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, मैंने भी नहीं खरीद रखा। सर ये एक बार लगा होगा जिसको लगा। जी सुदीप जी बोलिए। when rate increases, yield तो था। अगर रेट इंक्रीज होगा तो प्राइस गिर जाएगा, प्राइस गिरने से यील्ड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको कम प्राइस में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो यील्ड अपने आप बढ़ जाती है। मतलब आप ये समझ लो, अगर रेट इंक्रीज होगा तो यील्ड भी बढ़ेगी और प्राइस गिरेगा। इसे याद कर लो, ठीक है सर। आएगा पेपर में क्वेश्चन। हाँ, रेट हाँ सर। इंक्रीज बताओ यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको भी इंक्रीजेस। सर एक चीज और फेवर कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? एक चीज फेवर कर सकते हैं आप? क्या? जो फॉर्मुलेशन है उसका कोई एक चीज मिल सकता है? आप लोग बनाइए ना, इतने सारे फॉर्मूले में बताए तो लिखते जाइए। नहीं, वो तो हम लिख रहे हैं। लिखिए। ऐसे कोई अच्छा शीट पिछले बैच में बनी हुई है, मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। सचिन जी है क्लास में? हाँ सर, हूँ सर। तो दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देनी है, पहले बैच खत्म। नहीं, वेरी गुड। वो तो आज मैंने राधा मैडम को फोन किया, आपने कुछ बनाया क्या करके, मैडम अभी तैयारी कर रही। हाँ, तो सबको अपनी अपनी मेहनत खुद करने दीजिए, सबको उंगली पकड़कर चलना थोड़ी सिखाएंगे। वो तो एक ही होता है उंगली पकड़ के जो चलना सिखाता है, पिताजी। उसके बाद तो सब अपने आप करना पड़ता है। तो ये सारी शीट आप खुद बनाएंगे, और जब बैच खत्म हो जाएगा तो भी मैं अपनी वाली शीट दे दूंगा, जो पिछले बैच में सबने बनाई थी वो मैं दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आप खुद मेहनत कीजिए। मैं देखता हूँ कि मेरी शीट से ज्यादा, देखो पिछली शीट में कुछ फॉर्मूले रह गए थे, तो आपकी में नहीं रहने चाहिए ना, तो वो आप खुद बनाइए। जितने फॉर्मूले में बताता हूँ लिखते चले जाइए, और वो शीट बन जाएगी अपने आप। हर चीज बनाकर हम ही दें, आप बनाइए अपने आप। बैच खत्म होने पे हम बनाकर दे देंगे, जिसने नहीं बनाई होगी वो उसमें से कॉपी कर लेगा, लेकिन जो खुद बनाएगा उसे याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया था ये आपको यील्ड वगैरह पढ़ा दिया था, एंटरप्राइज वैल्यू पढ़ा दी थी। उसके बाद एक कॉलेबल बॉन्ड आज पढ़ाना था, ये मैं पढ़ा रहा हूं। व्हाट आर द कॉलेबल बॉन्ड, यही पढ़ाना था ना सर? आपने डिक्शन कवर कर दिया क्या? मैं 5 मिनट लेट हो गया था। डिक्सन क्या कर दिया? आप बताने वाले थे ना, व्हाई इज इट हैपनिंग दैट। डिक्सन किया नहीं है, टाइम बचा तो आज ही बताएंगे। सब करके आए हैं रिसर्च। वेरी गुड। चलिए डिक्सन का हम आंसर देंगे अगर थोड़ा टाइम बचा तो। पहले थर्ड लेसन खत्म करते हैं। व्हाट आर द कॉलेबल बॉन्ड? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉलेबल बॉन्ड्स आर द बॉन्ड दैट गिव द इश्यूअर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। जो इश्यूअर कौन है यहाँ पर? कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इश्यूअर को तो हाईलाइट कर लो अपने पास, जिसके पास हाईलाइटर हो हाईलाइट कर लो, नहीं है तो पेन से बॉक्स बना लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब
वो पेपर में पूछेगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, इन्फ्लेशनरी मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो बताओ कॉलेबल बॉन्ड को आप रिडीम करोगे या नहीं करोगे? बताओ करोगे कि नहीं? कर लेंगे सर। करेंगे सर, जरूर करेंगे। नो सर, प्राइस लो हो जाएगा सर। ध्यान समझिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, मतलब आपने जो बॉन्ड है वो 5% इशू किया हुआ है और अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के 7% हो गया, तो आप अपना 5% वाला बॉन्ड रिडीम करोगे कि नहीं? सर कर लेंगे, हाँ, तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं करोगे ना? सर कॉल कर लेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं करेंगे सर। इन्फ्लेशन कंडीशन में बॉन्ड प्राइस तो रिड्यूस हो जाएगी ना सर। इन्फ्लेशन प्राइस तो लो ही हो जाएंगे ना फिर। इसको ऐसे समझिए, आपने एक बॉन्ड इशू किया 5% इंटरेस्ट पे, तो आपको तक वो रहेंगे, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 7%, तो आप क्यों करोगे रिडीम? आपको तो 5% देना है ना, 7 थोड़ी देना पड़ेगा। आपने जो पुराने बॉन्ड आपने इशू कर दिए 5% वाले, आप उन्हें रिडीम नहीं करोगे क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, 7% हो गया इंटरेस्ट, तो नहीं करोगे। लेकिन अगर 3% हो गया होगा तो आप क्या करोगे? इस 5% वाले को रिडीम कर दोगे और 3% पे नया इशू कर दोगे। तो जब इन्फ्लेशन रेट गिर रहे होंगे तो आप रिडीम करोगे, वरना नहीं करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जिन्होंने पढ़ रखा था वो भी कंफ्यूज हो गए, फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूएस वाली स्टोरी पूरी सेट हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए 5% का इंटरेस्ट रेट है, तो वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते 5% रहे, जैसे ही वो 0% या माइनस हो जाएगा फट से रिडीम करेंगे। तो कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक तो आपको पूरे 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इश्यूअर के पास ये राइट होता है। किसके पास होता है? इश्यूअर यानी कंपनी के पास ये राइट होता है, लेकिन बट नॉट द ऑब्लिगेशन। कह रहा राइट है, चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे। टू रिडीम द बॉन्ड, रिडीम का मतलब बाय बैक, बाय बैक कर लो, से वापस खरीद ले बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस नोन द कॉल प्राइस। उसी को बोलते हैं कॉल प्राइस। जो प्री डिटरमाइंड प्राइस हो जाता है उनके बीच में, कि अगर हम बीच में खरीदेंगे उसी रेट में खरीदेंगे, तो उसी को बोलते हैं कॉल प्राइस। अब जरा ध्यान समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो कंपनी रिडीम करेगी, वरना नहीं करेगी। देखिए पहला ही पॉइंट है, इश्यूअर कैन रीफाइनेंस द डेट एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट इफ मार्केट रेट ड्रॉप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वो कॉलेबल बॉन्ड को कॉल नहीं करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गया तो वो कॉलेबल बॉन्ड को कॉल करेंगे। क्लियर? क्लियर। हाँ, तो जो वो लोग कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट 7% होने पे हम जो है वापस रिडीम कर देंगे, वो गलत है। इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए होंगे तो वो क्यों रिडीम करेगी? वो तो पुराना इंटरेस्ट देती रहेगी चुपचाप। और अगर इंटरेस्ट रेट पुराना रिडीम करके नए डेट इशू कर देगी, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे तो उसे मार्केट से उठाना है। ठीक है ना? तो अगर सर एक चीज है कि इसके अंदर जो निवेशक है वो उनकी मर्जी भी चलेगी इसके अंदर, भी उन्होंने देने या नहीं देने। इसके अंदर कंपनी की मर्जी चलती है। कॉलेबल बॉन्ड एट द कंपनी। अच्छा, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएंगे तो वो कॉल कर देगी उनको कि पैसे ले जाओ अपने। हाँ, पैसे ले जाओ और नए वाले बॉन्ड देगी, भैया नए ले। जब तुम्हारे पास आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें जो इन्वेस्टर है हाँ, वो तो पूरी तरह से कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी जब चाहे उसको ले लेगी, कंपनी जब चाहे, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा फिर? सर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है कॉलेबल बॉन्ड का। मतलब वो एक्सपेक्टेशन में, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन में खेल रहा है और कुछ नहीं। हाँ, इन्वेस्टर को लग रहा है कहीं नहीं गिरते मार्केट रेट, गिरेंगे तो देखी जाएगी, पैसे वापस ले लेंगे, लेकिन जब तक नहीं गिरे तब तक तो थोड़ा ज्यादा मार्केट से वो बैठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका ही सोचना है यार, जब वापस देगा मैं एफडी में लगा दूंगा, तब तक तो ले लूं, तब की तब देखी जाएगी। तो इन्वेस्टर यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट, आधा 1% ज्यादा होता है। चलिए, इश्यूअर कैन रीफाइनेंस द डेट एट लोअर इंटरेस्ट रेट इफ मार्केट रेट ड्रॉप्स। प्री डिटरमाइंड कॉल डेट होती है, अगर मतलब मैच्योरिटी पीरियड होता है इसके अंदर। द इश्यूअर कैन कॉल द बॉन्ड। एक ही अकाउंट को अलग अलग तरीके से बनाओ तो बुलाओ डेफिनेट प्रपोजल जब तुम्हारे प्लीज देखिए, जिसको भी लगता है कि मैं बीच बीच में बात कर लेता हूं वो म्यूट रहे, और जो बिल्कुल शांत बैठता है उसकी कोई बात। चलिए, प्री डिटरमाइंड कॉल डेट होती है, लेकिन वो शुरू के कुछ साल तक तो मांग ही नहीं सकता, पैसे दे ही नहीं सकता। इश्यूअर कैन कॉल द बॉन्ड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे 10 साल के बॉन्ड इशू तो शुरू के 3 साल तो मांग ही नहीं पाएगा।
ऐसा उसके अंदर टाइम होता है कुछ ना कुछ, 3 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यूजुअली आफ्टर द कॉल प्रोटेक्शन पीरियड, उसे कॉल प्रोटेक्शन पीरियड बोलते हैं, जो शुरू में आपके लिए लॉक इन होता है कि इतने दिन तो मैं मांगूंगा ही नहीं। तो कॉल प्रोटेक्शन पीरियड के बाद ही आप मांग सकते हैं। दूसरा, हायर यील्ड फॉर इन्वेस्टर, इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, इसमें हायर यील्ड होती है इन्वेस्टर को, इसीलिए लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो कॉल प्रोटेक्शन पीरियड विल बी द टाइम पीरियड व्हिच विल अट्रैक्ट अ नॉर्मल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन। बिल्कुल बिल्कुल, Call- और इट इज द लॉक इन पीरियड फॉर द कंपनी। कंपनी लॉक इन है, इतने टाइम तक तो तुम इसे रिडीम कर उसके बाद ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा था मेरे को ओके, कि व्हाट इज द अट्रैक्टिंग फीचर फॉर इन्वेस्टर टू कम इनटू कॉलेबल बॉन्ड। तो देखिए, तो ये मैंने बिल्कुल आपने पढ़ाया था लास्ट टाइम, मेरे को याद। हाँ, याद रखना है। देखो, अब आपको खाली कॉलेबल बॉन्ड याद रह गया, लेकिन आपको कॉल प्रोटेक्शन पीरियड याद नहीं रहा तो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब पेपर में कुछ भी आ सकता है, आएगा मेरी बुक में से, ये गारंटी है, लेकिन आएगा बड़ा छुपा छुपा के, आपको याद नहीं रहेगा। अब कॉल प्रोटेक्शन पीरियड आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे याद रहेगा, फिर पेपर में आ जाएगा तो कैसे करोगे। तो कॉल प्रोटेक्शन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जिसमें वो कॉल को अट्रैक्ट करता है कि भैया तुम इतने साल तक तो मैं तुम्हें ब्याज दूंगा ही दूंगा, इसे मैं मांगूंगा नहीं, है ना। तो कॉल प्रोटेक्शन पीरियड इज द पीरियड in which company cannot redeem the callable bonds। चलिए अगला, हायर यील्ड फॉर इन्वेस्टर, सिंस कॉलेबल अर्ली रिडम्पशन, क्योंकि इसके अंदर अर्ली रिडम्पशन का रिस्क है तो वहां पर हायर इंटरेस्ट रेट रहता है ऑन कॉलेबल बॉन्ड। हाउ सर ये बैंक रेट से ज्यादा देता होगा जनरली? रेट तो बैंक से ज्यादा ही होते हैं। तो काफी डिफरेंस होगा। तो अगर एफडी का रेट 7% है तो बॉन्ड का रेट 8 से शुरू होगा, और कॉलेबल बॉन्ड तो 9, 9.5, 9 तक चले जाएंगे। और जो बिल्कुल ही हाई रिस्क वाले बॉन्ड होते हैं ना, छोटी छोटी कंपनियों के, जैसे मुथूट फाइनेंस के, है ना, आईआईएफएल के, इनके तो 10% तक भी चले जाते हैं। बजाज फाइनेंस का लेना चाहोगे, आया हुआ है, अगर किसी ने लेना है तो मैं दिला देता हूँ अभी। आप लोग भी दिला सकते हो, आप भी तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपके पास भी कोई ना कोई कंपनी होगी डेट वाली, वहां से ले लेना। नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं दिला दूंगा। चले खैर, सेफ है ये? अरे सेफ, कम सेफ है तभी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अगर आईआईएफएल कंपनी फेल हो गई तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आईआईएफएल इतनी बड़ी कंपनी, आपको लग रहा है फेल हो जाएगी? आरबीआई से कहीं नहीं जाएगी, सेफ ही है ना। कंपेरेबल कम। सर इंडिया में अभी बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ेंगे ना? बिल्कुल, इंडिया में भी बढ़ेंगे, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। आने वाले 5 साल में इंडिया में 2-3%, आने वाले 5 साल तो एफडी का रेट जब 2-3, मतलब अभी मतलब इंटरेस्ट रेट अभी और कम होगा सर 1-2 साल? बहुत कम होगा। आने वाले 5 साल के अंदर एफडी का रेट 3% हो जाएगा, और आने वाले 10 साल में एफडी का रेट खत्म हो जाएगा। 0% की एफडी आएगी 10 साल में। आप लोग तो फिर तो लोग सर बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। हाँ जी, फिर तो लोग बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ना, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी है। उस टाइम पर बॉन्ड का रेट 1-2% हो जाएगा जब एफडी का 0 होगा। अच्छा, ये भी इफेक्ट कर रहा है। जितने लोग ये बैठे हुए हैं ना, मेरे पास तो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है या बाप दादाओं की एफडी है ना, और मैं जो है उससे खा रहा हूँ, बहुत देखता हूँ मैं। बिल्कुल अकल नहीं है भाई साहब, राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बाप दादाओं का प्रॉपर्टी इतनी है, उस प्रॉपर्टी का रेंट पैंट ये वो इतना आ जाता है भाई साहब, 10-15 लाख रुपए महीना जाते हैं। अकल नहीं है उसे खाना खाने की भी, हाथ से खाना खा रहा है गिरा गिरा के, मुंह भी नहीं धो रहा, हाथ भी नहीं धो रहा है, लेकिन भैया और वो अरबोपति है और जिंदगी जी रहा है महाराजाओं वाली भाई साहब, लेकिन अकल कुछ नहीं है उसे। बच्चे भी उसके लोग लंगड़े टेढ़े मेढ़े पैदा हो रहे हैं, और भैया कुछ बच्चों को भी अकल नहीं है ना, बाइक भी चलाने नहीं आती भैया, बस क्या, लेकिन भैया भगवान ने चांदी का चम्मच लेके पैदा कर दिया, जी रहे हैं। और 10 साल रुक जाओ भाई साहब, ऐसों की तो प्रॉपर्टी छीन यूएस वाला आने वाला ऐसे की प्रॉपर्टी कैसे छीनी जाएगी सर? ऐसे वेल्थ टैक्स लगेगा। अभी क्या होता है, उनपे वेल्थ तो अब भी लग रहा है, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी होती है तो उसको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। वेल्थ टैक्स मतलब जितनी भी आपकी वेल्थ है उस पे 1% दे दो हर साल। प्रॉपर्टी कागजों के हिसाब से एक लिमिट है उसके अंदर, शायद 10 करोड़ है कि कितनी, उससे ज्यादा हो जाए तो आप पे वेल्थ टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स मतलब जितनी भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, स्टॉक, कैश सब गिन दो और 1% जमा हर साल। अगर अब दिक्कत ये है कि जिनके ऊपर वेल्थ टैक्स अभी लग रहा है वो 1% देते हैं चलो टैक्स के नाम पे, लेकिन 8-10% उनके पास ब्याज आ जाता है, एफडी का, बॉन्ड का या रेंट आ जाता है, तो 1% से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले 10-15 साल बाद
ब्याज खत्म हो जाएगा, रेंटल वैल्यू बिल्कुल नील सी हो जाएंगी, है ना। तो आएगा तो कुछ नहीं, और उल्टा 1% चला जाएगा, और हो सकता है वेल्थ एक्स्ट्रा 3% हो जाए। तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टी जो काम नहीं करना जानते वो खत्म हो जाएगी अगले वाले 30 साल में। तो काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्री में पैसा मिल रहा है। अच्छा, आपको लोन भी तो 1% में मिलेगा। जब एफडी का हो जाएगा तो लोन का इंटरेस्ट भी तो 1% हो जाएगा, बॉन्ड का रेट भी 1% हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो आपको 1-2% पे ब्याज पैसा मिल जाएगा करेगा। आपको बिजनेस करना आना चाहिए बस। आपने 10 करोड़ लिए, 10 के 11 करने आने चाहिए, तो आपको पैसा तो एकदम मिल जाएगा। हम धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं। जिस दिन हम डेवलप्ड कंट्री बन गए हमारा इंटरेस्ट रेट खत्म हो जाएगा, और 5 से तो यहीं पर देखो एकदम बन जाओगे। सर फिर ये जो पोस्ट ऑफिस में जो मिलता है, ये पोस्ट ऑफिस वाला भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पीएफ जमा होता है, पीपीएफ, इन सब में कम हो जाएगा। सब में लाइन लगा के सब में कम हो जाएगा। जब एक चीज होती है तो इक्विटी में भी कम हो जाएगा। इक्विटी में जैसे 20-25 साल से 14% ऑर्डिनरी एवरेज है, तो इक्विटी रहेगा या फिर ये भी निकल जाएगा? इक्विटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो लोग अभी इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे हैं उन सबका पैसा इक्विटी में जाएगा। अगले 15 साल में मैं मानकर चलता हूँ इक्विटी कम से कम 15 गुना होनी चाहिए। अगले 15 साल में 15 गुना हो जाएगी इक्विटी। निफ्टी कहाँ तक पहुंचेगी सर? मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो 15 साल में म्यूचुअल फंड में अनाप बढ़ सकता है। हाँ, आप 20 साल के लिए पैसा, मैं बताता हूँ, मैंने अपनी बेटी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए डालने हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। जब वो पैदा हुई थी तो 1 लाख रुपए डाल दिए थे, और 20 साल बाद निकाल किसमें से, बॉन्ड में? नहीं, मैंने डाले तो बैलेंस फंड में है। 12% की रिटर्न भी लगाओ ना अगर, तो 1 लाख से 1 करोड़ जाते हैं 26 साल में। 1 लाख रुपए 12% की रिटर्न भी आ जाए तो 26वें साल में 1 करोड़ मिलेगा। म्यूचुअल फंड से बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 12% करके चल रहा हूँ। तो जब आफ्टर टैक्स स्मॉल में क्यों नहीं लगा होराइजन है? क्या कह रहे हैं आप? जब इतना लंबा होराइजन है तो और आप एक्सपर्ट नहीं, तो आपने स्मॉल या मिड में क्यों नहीं डाला? तो सर आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बैलेंस में डालना, मैंने तो इक्विटी में ही डाल रखा है। सारी चीजें बताई भी नहीं जाती। सर एक म्यूचुअल फंड को लेकर एक क्वेश्चन है सर। सर सारी प्रैक्टिकल क्लास हो जाती है, छूट जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए। पर मतलब हो सकता है रूमर हो या कुछ हो, मतलब ऐसा सुनने में आया है कि नेक्स्ट जो स्कैम है दैट विल बी म्यूचुअल फंड स्कैम। पता नहीं, मतलब इसका लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड में कोई स्कैम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट। जिस दिन आप यूनिट खरीदते हो आपका मैसेज आता है इतने की यूनिट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड बड़े म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, रबेको, इन सब में पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी कंपनी में लगाओगे कुछ भी हो सकता है। थोड़े दिनों पहले 1-2 कंपनी जो खत्म हो गई है, मैम 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है, उनको सेबी खुद चेक करता है। ऑडिटर होते हैं कई तरह के, और कई बार ऑडिट होता है उनका, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और एसबीआई, आईसीआईसी और एचडीएफसी, ये 3 कंपनी एक भी फंड 1 लाख करोड़ से कम नहीं है। तो अगर इन कंपनियों में पैसा लगाओगे, भले ही आपको कमीशन थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन सेफ है। 1 करोड़ से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एयूएम है हर एक फंड का इनके, उनमें बहुत सारा ऑडिट होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला स्कैम आएगा, है ना, और ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई भी मेरे पर विश्वास ना करे, और मैं भी सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगला स्कैम मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि मुझे मोदी जी पे पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ गड़बड़ कर रही है शायद, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट कर रही है, इंग्लैंड भी कर रही है, और इंडिया थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। तो वो तो सब पहले आप बोल रहे थे कि 1.5 लाख सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और समझाइए जा सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay. बस म्यूट। हाउ कॉलेबल बॉन्ड वर्क? द बॉन्ड इज इशूड विद अ स्टेटी मैच्योरिटी डेट एंड कॉलेबल फीचर। ये जब आप बॉन्ड इशू करते हो तभी बता देते हो कि उसकी मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी, और कॉलेबल फीचर भी बता देते हो कि हम इतने साल के बाद, हमारा प्रोटेक्शन पीरियड है, इतने साल के बाद हम इसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। 15 दिन का नोटिस देंगे आपको, और 15 दिन के बाद आपको पेमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। और आप उनके बैंक के अकाउंट की डिटेल पहले से ही अपने पास रख लेते हो। जब भी किसी के अकाउंट की डिटेल होगी आपके पास, आप उठा के बाद ट्रांसफर मार दोगे, और बॉन्ड आपका कैंसिल हो जाएगा अपने आप। किसी से कुछ पूछने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो इसमें 3 चीजें हमने इंपॉर्टेंट बताई। एक, इसमें हायर इंटरेस्ट रेट होता है, इश्यूअर के लिए ऑप्शन होता है कि कभी भी उठा सकर
उसे रिडीम कर सकता है, लेकिन शुरू के कुछ साल तक वो रिडीम नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन पीरियड, कॉलेबल प्रोटेक्शन पीरियड। और कितने टाइम बाद वो उसे कॉल कर सकता है उसी को बोलते हैं कॉल, उसी को बोलते हैं कॉल का राइट, कॉलेबल राइट। ये सब चीजें पेपर में, इनमें से कॉलेबल बॉन्ड पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा एक ही बस। तो एक नंबर आपका ये तैयार हो गया, कॉलेबल बॉन्ड पे आना ही आना है। क्या ऐसा है जो उसको अट्रैक्ट करता है कि सर कि आप हमारे यहाँ पर कॉलेबल बॉन्ड खरीदो? पहला पॉइंट हायर यील्ड, सेकंड पॉइंट वो वाला टाइम, प्रोटेक्टिव टर्म, प्रोटेक्टेड पीरियड। ये दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो हायर यील्ड और एक प्रोटेक्टेड पीरियड। चलिए ये ठीक हो तो हम आगे बढ़े। तो सर जो इन्वेस्टर है वो तो सारे इन्वेस्टर को मालूम है कि ये 2 साल इसका लॉकिंग पीरियड है, 2 साल बाद ये कॉल कर लेगी बॉन्ड को, कॉल कर भी तो सकता 2 है, साल पहले कर भी सकता है। ओके, चाहे तो ना करे, वो तो कंपनी की मर्जी है ना। यही तो पढ़ाया था, इट इज द ऑप्शन फॉर द इश्यूअर नॉट द ऑब्लिगेशन। ये भी आ सकता है पेपर में। लेकिन सर वो बताएंगे तो सही ना 15 दिन इन्वेस्टर का को भी क्या। है बस, मतलब लिख देते हैं बॉन्ड में हम 15 दिन के बताएंगे, 30 दिन बताएंगे, तो बॉन्ड में लिख देते हैं 15 दिन बताएंगे। नहीं ये तो बॉन्ड At इशू least, करने के पहले ही सारे credit टर्म्स एंड करते हैं कंडीशंस अकाउंट में। मेरी सुन लीजिए, कंपनी कॉलेबल बॉन्ड इशू करेगी, उसमें बताएगी कि शुरू के इतने साल तक हम इसे रिडीम नहीं कर पाएंगे, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड पीरियड। प्रोटेक्टेड पीरियड के बाद हम कभी भी 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन जो भी उसमें लिखा होगा उतने दिन के नोटिस पे आपको बता देंगे और आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। चलिए कॉल पीरियड, द इश्यूअर कैन कॉल द बॉन्ड आफ्टर द कॉल प्रोटेक्शन पीरियड, यूजुअली 3 to 5 इयर्स होता है। जब वो खत्म होगा उसके बाद वो ले सकता है। कॉल प्राइस, कॉल प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच द इश्यूअर रिडीम द बॉन्ड, टिपिकली पार वैल्यू प्लस कुछ प्रीमियम होता है कि अगर हमने बीच में रिडीम करा तो हम आपको प्रीमियम देंगे, और अगर हमने पूरे टाइम में रिडीम करा तो हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे, फिर पार पर रिडीम करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये भी होता है प्रीमियम। तो जब आप एक कॉलेबल बॉन्ड खरीदते हो उसमें 3 पॉइंट होते हैं कि आप खरीदते हो। पहला, आपको हाई यील्ड मिलती है। दूसरा, आपको एक प्रोटेक्शन पीरियड मिलता है। तीसरा, जो अगर बीच में रिडीम करोगे भी तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो उससे आपकी यील्ड बढ़ जाती है। चलिए एग्जांपल है, बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज, आपने 1000 रुपीज का बॉन्ड खरीदा, उसका इंटरेस्ट रेट था 7%, मैच्योरिटी पीरियड था 10 ईयर, कॉल डेट थी 5 साल मिनिमम, और कॉल प्राइस था अगर 5 साल के बाद 10 साल से पहले खरीदोगे तो 1050 में खरीदोगे, और अगर पूरे 10 साल खत्म होने भी खरीदोगे तो फिर तो 1000 का ही खरीदोगे। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल आफ्टर 5 ईयर, मान लो 5 साल के बाद इश्यूअर में कॉल द बॉन्ड, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ तो ही करेगा, वरना नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। रीजन फॉर इशूइंग कॉलेबल बॉन्ड, अब कंपनी को क्या फायदा है भाई, उसको तो समझ में आ गया, खरीदने वाले को भैया 3 चीजों का फायदा है कंपनी को। एक तो लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट इन केस इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो उसे वो हाई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, उसे बीच में कॉल कर लेता है। इश्यूअर कैन रिडीम हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड एंड इश्यू न्यू बॉन्ड एट द लोअर रेट। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चलो इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा लेकिन कंपनी के पास पैसे आ गए। अब अगर मान लो कॉलेबल बॉन्ड ना होता तो चाहे कंपनी के पास कितने भी एक्स्ट्रा पैसे वो उसे खरीद नहीं सकती 10 साल से पहले, जितने भी टाइम हो। लेकिन कॉलेबल बॉन्ड को अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा तो ब्याज क्यों देगी, वो उठा के पैसे दे देगी। अलाउ कंपनीज टू रिड्यूस डेट क्विकली व्हेन द कंडीशन इंप्रूव, कंडीशन इंप्रूव का मतलब अगर कंपनी का पैसा आ जाए तो वो बीच में ही दे देगी, इंटरेस्ट नहीं देखेगी। इंटरेस्ट रेट कॉलेबल बॉन्ड में हाईयर होता है, रिस्क टू इन्वेस्टर भी हाईयर होता है, क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड में कभी भी पैसा मिल जाएगा तो रिस्क भी आपके लिए ज्यादा हो गया, ब्याज का नुकसान हो जाएगा। इश्यूअर की फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, इसमें लो होती है, और पोटेंशियल रिटर्न भी लिमिटेड इफ कॉल्ड अर्ली। लिमिटेड का मतलब क्योंकि आप पहले ही पैसा दे दोगे तो अर्निंग भी कमी होती है, और इसमें फिक्स होती है अंटिल मैच्योरिटी। वेरी गुड। रिस्क फॉर इन्वेस्टर, एक तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है भैया, आपको तो पैसे कभी भी बीच में मिल जाएंगे, क्या पता उस टाइम आपको इंटरेस्ट रेट ना मिल पाए। इफ बॉन्ड इज कॉल्ड, इन्वेस्टर में हैव टू इन्वेस्ट द प्रोसीड एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, फिर आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये रिस्क है। लिमिटेड अपसाइड, और अपसाइड तो इसमें कमी है। बॉन्ड होल्डर मिस आउट ऑन द फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट इफ द बॉन्ड इज कॉल्ड अर्ली। अब जरा समझो, मान लो इंटरेस्ट रेट गिर गए, गिरने के बाद भी कॉलेबल बॉन्ड बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है अब तो कंपनी कभी भी से रिडीम कर देगी, तो उसके रेट नहीं बढ़ते प्रीमियम से ज्यादा। अगर कंपनी ने कहा 1000 का शेयर है मैं 1050 पे रिडीम करूंगी, उसका रेट 1050 से ज्यादा तो कभी होएगा ही नहीं, इंटरेस्ट रेट चाहे कितने मर्जी गिर जाए, क्योंकि सबको ये डर लगा रहेगा अरे कंपनी कभी भी रिडीम कर देगी 1050 पे, तो उसका रेट 1050 से ज्यादा कभी होगा ही नहीं। ये बात क्लियर होगी सबको? तो दोबारा थोड़ा रिपीट करेंगे सर। अगर कंपनी ने कहा है कि मैं 1050 में खरीद लूंगी इस शेयर को कभी भी, अगर मैं बीच में खरीदूंगी तो मैं 1000 के बदले 1050 दूंगी। अब मान लो वो 5-7% का बॉन्ड था, इंटरेस्ट रेट मार्केट में होगा 6%, तो इस हिसाब से तो 1000
डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 करके जब करोगे तो ये 1200 रुपए का बन जाएगा। तो इसका रेट 1200 जाना चाहिए, लेकिन 1200 में कोई खरीदेगा नहीं, इसका रेट 1050 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? जैसे आप 1200 में खरीदो, क्या पता कंपनी 1050 में कॉल कर ले, आपका 1200 में आप लोगे नहीं कभी भी इसे। इसलिए कॉलेबल बॉन्ड के रेट कभी बढ़ते नहीं है, ये नुकसान है आपको। सर इस टाइप के स्कीम के लिए सेबी कैसे परमिशन दे देती होगी? मतलब ओवरऑल इन्वेस्टर का तो स्टेक में है सर, मतलब सब कुछ कंपनी के फंड रेजिंग के हिसाब से सारी कंडीशंस दिख रही है। इन्वेस्टर तो बस वो एक लालच में बैठा हुआ है कि 2-3 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसमें जो बना लिया तो बना लिया बस। सेबी का काम ये नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के चलवाए, सेबी का काम ये है कि भाई सारी बातें लिख दो। वो सेबी बोलती है कंपनी को, भाई ये वाला बॉन्ड इशू करो, सारी बातें लिख दो, जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा, नहीं आएगा तुम्हारा बॉन्ड बिकेगा ही नहीं। दिख जाता है उसका, बहुत बेवकूफ बैठते हैं। फिर कुछ काम जैसे बना देते हैं, अरे भैया बहुत बढ़िया, ले लो ले लो ले लो, उसे कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कमीशन के चक्कर में कह दिया ले लो ले लो ले लो, उसने ले लिया, बाद में पता चला ओहो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। तो इसीलिए तो आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करोगे। बड़े आगे सर मेरे क्लाइंट का जो पैसा है अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगवाना शुरू करा है सर। ठीक है ना? सारा मत लगवाना, सारा मत लगवाना। मैंने बताया था एक एसेट एलोकेटर फंड, उसमें लगवा दो। उसमें गोल्ड भी, बॉन्ड भी है और इक्विटी भी है। तो एसेट एलोकेटर मिल ही नहीं रहा सर। अरे सर क्या HDFC में आगे ढूंढा मैंने, HDFC एसेट एलोकेटर फंड नाम है उसका, मिल ही नहीं रहा सर मेरे को, तो वो है ही नहीं HDFC में। तो अरे मैंने तो सारा मल्टी इनकम करके मिला था, मैंने सारा एलोकेटर नहीं मिला। कोई बात नहीं, HDFC में कॉल करो, फंड म्यूचुअल फंड में वो दे देंगे अपने आप। और उसमें कमीशन भी 2% है, सबसे ज्यादा कमीशन है। बॉन्ड में क्या मिलेगा आपको? 20 पैसे मिलेंगे, इसमें सीधा 2% मिलेगी। 2% मिले वो आपको किसी ने गलत बता दिया था, 2% नहीं है, 1% तो है, 200 ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसी में। 1 करोड़ भी नहीं है सर। अरे है सर, मेरे पास आ रही है। नहीं सर, आपके पास हो सकता है पुराना कुछ हो, लेकिन है नहीं अभी। एसेट एलोकेटर में दिखा देता हूँ यार, तुम टाइम लगा देते हो क्लास में ना, फिर कहोगे सर भी मैं बीच में कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मैं अपना ही खोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर। पहले तो आपको कह रहा हूँ ना मिल ही नहीं रहा है मुझे फंड, तो पहले फंड ही देख लो। मेरा ARN आ गया, ये मैंने OTP भेज दी। थ्री 17744। ये देखो मैंने सबको यही लगवा रखा है, एसेट एलोकेटर रोज लगवाता हूँ मैं, तो आप कह रहे हैं ही नहीं। ये देखो 37-38 लाख पूरा एसेट एलोकेटर ही लगवाया हुआ है। इन्वेस्टर इसमें आप देख लो, दीप पुण्य सा देख लो पहले। ये लो जी, एसेट एलोकेटर का नाम नोट कर लो, अभी आ जाएगा थोड़ी देर मेरे फ्रेश होने। हाँ सर, करता हूँ। ये रहा सर HDFC। अच्छा, इस वाले मैंने लगवाया हुआ, इसकी बीवी के नाम पे लगवाया हुआ। ये आएगा अभी, देखो ये आ गया जी, लिख लो जी नाम। So second last. Sir, you make the font little bit larger. larger, sir. Okay, sir. HDFC इसका नाम बदल दिया आप, अब इसका नाम दिया HDFC मल्टी एसेट एक्टिव FOF रेगुलर ग्रोथ, तो नाम बदल गया ये। HDFC मल्टी एसेट एक्टिव FOF रेगुलर ग्रोथ, ये हो गया इसका नाम। हाँ सर, इसीलिए तो मेरे को नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढ रहा था। क्योंकि मैंने लगभग 1 महीने से नहीं लगवाया, उससे पहले लगवाए थे सभी। FOF है ये, फंड ऑफ फंडेस में इसमें कमीशन ज्यादा होता है। तो इसमें SIP करना बढ़िया ना बनता है। हाँ, SIP ये कब भी करो, सब
कब कितने महीने पहले लगवाई थी आपने? ये लगवाए थे, देखो डेट आ जाएगी इसमें, चलो टाइम निकल जाएगा, रहने दो। लगवाए थे ये वाले पैसे, लगवाए 2 महीने पहले, 2 महीने में 5% मिल गया, और क्या चाहिए 2-3 महीने में। तब कितने महीने पहले लगवाई थी आपने? हाँ जी, कितने महीने पहले लगवाए थे सर? तो देख लेता हूँ डेट, मुझे याद नहीं है, लो डेट ही दिखा दो, 16 मई 2025 को लगाए थे। नहीं, ये 10,000 रुपए की SIP चल रही है। अच्छा, ये 10,000 रुपए महीना की SIP चल रही है इसमें, तो 10,000 रुपए महीना की SIP करके, और इसमें इकट्ठे हो गए हैं 190 चले गए हैं। 190 का मतलब ये 10,000 की नहीं चल रही है, 10,000 रुपए हफ्ते की चल रही है, तो 40,000 रुपए महीना चल रही है। तो ये 4-4.5 महीने हुए हैं, 4-4.5 महीने की SIP में आपको लगभग 5% का रिटर्न आ गया। बहुत ज्यादा है रिटर्न, 10% का रिटर्न हो गए। चलो आगे आ जाइए। इसके बाद आ गए सर ये टाइप्स ऑफ कॉलेबल बॉन्ड। सर कॉलेबल बॉन्ड भी अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ भैया, कॉलेबल बॉन्ड के टाइप पे आ जाओ। एक होता है फिक्स रेट, म्यूट चाहिए, म्यूट फिक्स रेट कॉलेबल बॉन्ड। फिक्स रेट कॉलेबल बॉन्ड मतलब स्टैंडर्ड बॉन्ड विद द फिक्स कूपन एंड कॉल फीचर। इसमें क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है, कॉल डेट भी पहले से पता होती है ना, कितने रेट पे आप रिडीम करोगे ये भी पता होता है, सब कुछ पहले से ही सेट होता है, सब कुछ लिखा होता है। दूसरा होता है स्टेप अप कॉलेबल बॉन्ड। स्टेप अप कॉलेबल बॉन्ड मतलब ऑफर इंक्रीजिंग कूपन रेट ओवर टाइम। इसमें होता है कि सर अगर हम 5 साल बाद रिडीम करेंगे तो ये वाला रेट होगा, 6 साल बाद करेंगे तो ये वाला होगा, 7 साल बाद करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, कॉलेबल रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे इसमें इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो ये ज्यादा फेवरेबल हो जाता है आप लोगों के लिए कि ले चल बढ़िया, अगर 6 साल बाद करेगा उतने पैसे देगा, 7 साल बाद करेगा उतने देगा, 8 साल बाद करेगा उतने देगा, तो उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो ये स्टेप अप कॉलेबल बॉन्ड भी होता है। चलिए, यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो तो बताइए। सर एक कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है जो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड को कॉलेबल कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, कॉलेबल बॉन्ड होता है जो पैसे दे देता है। नहीं, जैसे एक कंपनी ने, मेरा पूछने का मतलब है, कंपनी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया व्हिच विल आफ्टर सम टाइम विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इफ आई एम राइट। So after 3 years or so, the company says, I am not converting into equity, I will convert into callable bond. वो हो सकता है, is it possible? कंपनी नहीं ऐसे कैसे करेगी, जो सुबह ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10 साल पहले वही तो चलाएगी। कंपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जिस चीज पे कंपनी दोनों साइन करे वही तो होगा। वो ऐसे कन्वर्टेबल बॉन्ड निकाल सकते हैं क्या? नहीं, अगर ऐसे निकाल सकती है, लेकिन ऐसे लेगा कौन? अरे लेगी तभी, कोई लेने को तैयार होगा तभी तो निकालेगी। उसने निकाल दिया, किसी ने खरीदा ही नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, उखाड़ के फेंक देगी। लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। कुछ नहीं, लिक्विडिटी छोड़ो, कोई लेगा ही नहीं। फायदा क्या हुआ उसके लिए? या तो 5% हो तो ले भी लेगा, मैं भी ले लूंगा फिर तो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की समझ में आ गई क्लास? आज हमने कॉलेबल बॉन्ड ही पढ़ाया है, अभी सिर्फ समझ में आ गया कॉलेबल बॉन्ड सबको? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Yes. थोड़ा सा ये बार बार हैंग हो जाता है, ये हैंग होता है इसलिए कि मैं रिकॉर्डेड वाला जो सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ बहुत हैवी है। रिकॉर्डिंग ना करूँ तो कुछ भी हैंग नहीं होगा, वो इतना हैवी सॉफ्टवेयर है कि 10-10 घंटे लगते हैं एक एक चीज को रिकॉर्ड करके उसे कन्वर्ट करने में। चलिए चैप्टर खत्म हो गया क्या इसके बाद? हाँ, चैप्टर 3 खत्म। चलिए इसके सैंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आंसर बिना देखे बताइएगा। A bond is issued at a face value of 100. कूपन रेट था उसका 10%। इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट हैव इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो बताओ प्राइस क्या होगा? Price will decrease. प्राइस डिक्रीज होगा सर। सब ये है डिफरेंट मास, रेट पे डिफरेंट मास ऑफ कलर्स। क्या बोला आपने? डिफरेंट परफॉर्मेंस। क्या बोला? Price will decrease. हाँ वो तो समझ में आ गया, बीच में जो शोर आया था शोर था क्या आंसर था? चलिए तो आंसर होगा इसका प्राइस विल डिक्रीज। चलिए वेरी गुड, सबको पता है सर अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो प्राइस डिक्रीज होते हैं एट द प्राइस बिलो फेस वैल्यू। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सर 100 रुपए की फेस वैल्यू उससे कम हो जाएगा रेट।
Second question. The dash of an equity share is discounted value of its future benefits to the investor. बताइए क्या आएगा, बिना आंसर देखे बताइए क्या आएगा। किस चीज को डिस्काउंट करते हैं हम, जिससे हम वो पता लग जाता है। The dash of an equity share is a discounted value of its future benefits. उसके फ्यूचर में जो भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जब उन्हें डिस्काउंट करते हैं एक्सेल शीट पे बना के, तो वो जो निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं? एक 60 रुपए वो हम करते हैं प्लस लास्ट में 1000 मिल जाते थे, तो जो वो टोटल वैल्यू निकल कर आती है तो उसे क्या बोलते थे? प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। उसे बोलते थे हम फेयर वैल्यू कि आज किस रेट में खरीदना चाहिए। फेयर वैल्यू होना चाहिए, इसका आंसर देखते हैं क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। बात समझ में आई सबको? आता ना कि अगर हमारे को मान लो एक शेयर पे 10% का मिल रहा है और 5 साल में उस पे इतने पैसे मिल जाएंगे, उसका मार्केट रिटर्न का रेट है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हम डिस्काउंट करके वैल्यू देते थे, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू। अगला बताइए जरा देख के। कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको गिवन है 10 लाख, डेट भी गिवन है 3 लाख और कैश गिवन है 4 लाख। फॉर्मूला बताइए क्या है? सर डेट माइनस फॉर्मूला है इसका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन बोल सकते हैं, कैपिटल प्लस डेट और माइनस कैश। तो अगर 9 लाख होगा सर इसका। -4 आंसर आ गया। किसको समझ में नहीं आया 9? वेरी गुड, सबको आ गया। Bond which have embedded call option in them are known as callable bonds. True or false? ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन, what is फॉल्स। very True, good. sir. True. जिसके True होगा, true होगा। ऑप्शनों को से कॉलेबल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रू तो है। नेक्स्ट, कॉलेबल चाहिए। what is the term used for the initial sale of share? से क्या बोलते हैं? IPO, IPO. आईपीओ। Very good, IPO. Which of the following represent the face value? Face value का दूसरा नाम बताओ। par value, और नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू, पार वैल्यू। पार वैल्यू तो हो गया। पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और पहले तो है ही ना। कौन सी वैल्यू? कौन सी? Intrinsic. इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके, होती है नेटवर्थ से। इंट्रिंसिक वैल्यू, नेटवर्थ, ये सब एक होता है। फेस वैल्यू अलग होती है, कंफ्यूज मत हो। Which of the following represent the face value? क्या मार्केट प्राइस फेस वैल्यू होती है? नहीं। पार वैल्यू बिल्कुल सही आंसर। बुक वैल्यू गलत, नेट वैल्यू भी गलत। बुक वैल्यू, नेट वैल्यू एक ही होती है, नेट एसेट वैल्यू भी एक ही होती है। इसका आंसर होना चाहिए पार वैल्यू। सर वो आप तीसरा नाम बताने वाले थे, नॉमिनल वैल्यू। पार वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, और पार क्या है? वैल्यू को पार वैल्यू भी होता है, एक नॉमिनल भी होता है, फेस वैल्यू भी होता है, रिटर्न प्राइस भी होता है। ये सब एक ही नाम है। अगला trading shares after they are listed on the stock exchange is known as सेकेंडरी मार्केट, क्या बोलते हैं उस मार्केट को? सेकेंडरी मार्केट, जब IPO होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। वेरी गुड। जब हम IPO लाते हैं तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जब वो IPO होने के बाद निश्चित सेकेंडरी मार्केट होगा सर। वेरी गुड, इसका आंसर हो गया सेकेंडरी मार्केट। वेरी गुड। चलिए जी और बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो आंसर नहीं देखना किसी को। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन्ड व्हाट डज वाइट स्टैंड फॉर? YTM की फुल फॉर्म? Year of maturity।
yield to maturity. Yield to maturity, option B. What is the term or bond that can be converted into equity share? उसे क्या बोलते हैं? Convertible bond. कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बॉन्ड। भाई इतने बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं, ऐसे तो टॉप कर लोगे थ्योरी में, न्यूमेरिकल भी करना है। लेकिन अगला, which ratio measures the company's profitability relative to shareholders equity? EPS, नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले समझो। Return on equity. हाँ वेरी गुड। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो कंपनी के प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स की इक्विटी, मतलब उन्होंने इक्विटी पे जो पैसा लगाया उस पे कितना पैसा कमाया, वो कौन से रेशियो से निकलेगा। देखो अब यहाँ पर प्रॉफिट Profit earning ratio. जो फॉर्मूला सर क्या हाँ हो आप? Sir, mute करो बोलो sir. EPS नहीं नहीं, पहले सच किसकी आवाज आ रही थी? वो पार वैल्यू की। सूर्यवंशी जी आप पूछ रहे थे क्या? सर मैं ROE बोल रहा था, क्या बोल रहे थे? रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। आपको ऐसा फॉर्मूला देना पड़ेगा जो प्रॉफिट और इक्विटी से रिलेटेड हो, वो आंसर है इसका। प्रॉफिट और इक्विटी, देखो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन ईपीएस। तो ये इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का तो कुछ पक्का पड़ा नहीं, ईपीएस प्रॉफिटेबिलिटी होता है, लेकिन फिर उसमें इक्विटी शेयर होल्डर नहीं आया, रिटर्न ऑन इक्विटी ही होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, वही कितना कमाया, इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ये जो मैंने बताई रखा, यील्ड को रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हो गया ईपीएस डिवाइडेड बाय नेटवर्थ ऑफ शेयर, नेटवर्थ ऑफ वन शेयर। नेटवर्थ ही वही है जिसे बुक वैल्यू बोलते हो आप, जिसे बुक वैल्यू भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, ये वही है। ये पर शेयर निकालने, क्योंकि ईपीएस भी एक शेयर का है। और अगर आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख दिया ऊपर, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, तो फिर पर शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर अगर पूरी कंपनी का प्रॉफिट लिखा तो नीचे पूरी कंपनी के शेयर भी लिख सकते हो, और अगर ऊपर एक शेयर का प्रॉफिट लिखा तो नीचे भी एक ही शेयर का लिख सकते हो। दोनों फॉर्मूले ठीक है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी ही इसका आंसर होना चाहिए। और जो लोग देख देख के आंसर बोल रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं। इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये यील्ड के लिए निकाला या आरओई के लिए? सर आरओई का फॉर्मूला इनकम बीपीएस डिवाइडेड बाय नेट पर शेयर, और उसका दूसरा फॉर्मूला ये भी है नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम और डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, नेट वर्थ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। वही निकलते हैं टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो लोग देखकर आंसर दे रहे हैं ना, वो मुझे धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। What is the term for distribution of profit by company to shareholder? जब कंपनी शेयरहोल्डर डिविडेंड सर RBI ने दिया है गवर्नमेंट को, हाँ जी RBI ने दिया है आज गवर्नमेंट को बहुत सारा डिविडेंड सर। हाँ, तो हर साल देता है, कुछ नई बात थोड़ी है। आरबीआई हर साल गवर्नमेंट को डिविडेंड देता है, और वो देता है, ये देता है क्योंकि आरबीआई की 100% शेयर होल्डर है गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो डिविडेंड इसका आंसर, वेरी गुड। देखिए अगर आप बिना ऑप्शन देख के आंसर दे पा रहे हैं ना, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और नकल करके दे रहे हैं तो मतलब फिर तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं सर, आपने पढ़ाया अच्छा है इसलिए। नहीं नहीं, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो बुक खोल कर बैठे हैं, नीचे से आंसर देख देख के सब ऐसे भी है। मुझे मत, मैं टीचर हूँ आप लोगों का, मुझे समझ आता है क्या करना है। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, मुझे थोड़ी। चलिए इसका आंसर आ गया सर डिविडेंड, ये आ गया डिविडेंड, वेरी गुड। अगला, विच रेशियो कंपेयर्स द मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से? कौन सा रेशियो कंपेयर करता है? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस ईपीएस ई नहीं करता। पी रेशियो। क्या सर? P sir. पी नहीं होगा सर, अर्निंग अर्निंग पर शेयर की बात करो। सर मार्केट प्राइस की भी तो करी, अर्निंग पर शेयर में मार्केट प्राइस कब आता है? इसका आंसर होगा, उसी का तो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो मार्केट प्राइस को ईपीएस से कंपेयर कर रही तो है। तो जल्दी जल्दी में गलती कर नहीं आनी वहां पे,
इसका रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है, कोई जल्दी नहीं है। समझ में आ सर गया ये सबको? पीई रेशियो भी सेम ही है ना सर? पीई रेशियो बोला तो वही। हाँ तो ये पीई रेशियो की तो फुल फॉर्म यही होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके। आगे बढ़ते हैं। The right of existing shareholder to purchase additional at a discount before offering them to public is known as राइट इशू, Right issue. राइट इशू। किसी का बोनस कहने का मन तो नहीं होगा। नो सर। तो इसका Right issue. आंसर है राइट इशू। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बहुत क्वेश्चन करा दिया आज मैंने। Which of the following represent the value of total value of the company outstanding share? बताओ। मार्केट क्या? मार्केट कैप पता चल गया क्या? कि कंपनी के टोटल शेयर अगर मैं खरीद रहा हूँ, यही तो डेफिनेशन थी मार्केट कैप की। और मार्केट कैप का फॉर्मूला भी यही था, मार्केट कैप इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। Number of shareholders. नंबर ऑफ शेयर, शेयर होल्डर, Shares. शेयर होल्डर का मतलब तो ये होता है एक शिवम गुप्ता है वो शेयर होल्डर है, लेकिन मेरे पास 100 शेयर है ना, तो शिवम गुप्ता तो एक ही है। शेयर होल्डर बोलोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, शेयर बोलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो शेयर होल्डर्स गलत हो जाएगा, शेयर होल्डर ठीक है। सॉरी शेयर्स ठीक है। करंट मार्केट Number of shares. करंट मार्केट Number of shares. Market price into number of shares. तो इसका आंसर हो गया मार्केट कैप ए। देखो मैंने लिख कर भी दिया नीचे। अगला डेट मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड अलाउज द इश्यूअर टू रीपरचेज इट बिफोर मैच्योरिटी? कॉल। Callable. कॉलेबल बॉन्ड पढ़ाया है। चलिए इसके बाद अगला, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड हैज नो इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट्स सोल्ड एट डिस्काउंट? Zero coupon bond. जीरो। वेरी गुड, जीरो कूपन बॉन्ड। उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता और डिस्काउंट पे बिकता है। देखो जिसके आंसर फट से आ रहे हैं ना उसकी तैयारी है, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हो भैया। Which of the following is the highest rated bond in terms of credit rating? सबसे ज्यादा क्रेडिट रेटिंग कितनी है? पढ़ाया नहीं है लेकिन बताता है तो ट्रिपल ए रेटिंग है ना, ये सबसे ज्यादा होती है। अभी अमेरिका में अब अमेरिका ट्रिपल ए से म्यूचुअल फंड पड़ा था। So इधर क्या कर दिया सर अमेरिका को? डबल ए प्लस बना दिया ट्रिपल ए से। हाँ सर आज ही आए। ये जो डबल ए प्लस है ट्रिपल ए से छोटा होता है। 3 ए थे बेचारे के पास, अब 2 ही रह गए क्योंकि उन्हें भी दिख गया। तो अभी मार्केट और गिरेगा मतलब? अरे नहीं भैया, जब डबल ए प्लस करा मतलब उन्हें लग रहा है ये डेट का पैसा ये दे नहीं पाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका कोशिश तो बहुत कर रहा है डेट रेट गिराने की, लेकिन गिर ही नहीं पा रहे। तो मूडीज ने कह दिया भाई तो तेरा डेफिसिट बढ़ जाएगा। आपको टेलीकॉम इधर से मार्केट गिरा है बहुत सर। तो जिस दिन हाँ, तो इससे क्या होगा, डेट मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, इक्विटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इतना। What term for bond that offer a fixed interest rate throughout the bond tenure? फिक्स रेट बॉन्ड सर। fixed rate bond. फ्लोटिंग Fixed rate bond. इंटरेस्ट दोगे इसलिए फिक्स रेट बॉन्ड। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा, ये कर लेना। बहुत सारे हैं। सर कल एक क्वेश्चन आपने मार्क करवाया था। हाँ तो कल एक क्वेश्चन मार्क कराया था, बोले थे बताएंगे आज। नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था काट दो उसे, काट बताऊंगा ही नहीं। नहीं मैंने उसका डिक्सन का Discount का बता दो. देखो देखो पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन था जिसने आपको सर्कल करवाया था। हाँ इसका बताया था आपने। सर्कल वाला मैंने कटवा दिया था। मैंने कहा था इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा बताना पड़ेगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे। बहुत नहीं सर वो नहीं, वो तो सर वो आपने बताया था क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला बताया था सर। सर्कल कराए थे, दोनों एक ही कांसेप्ट के हैं। गोल वाले दोनों कटवा दिए थे मैंने, दोनों एक ही कांसेप्ट के हैं। ठीक है सर। अब डिक्शन पे आ जाता हूँ। ये मैंने जो मुक्ति शर्मा जी है हमारी क्लास में, शर्मा जी से मैंने कहा था मैं 10 बजे के बाद क्लास से पहले खत्म कर दूंगा। देखो 10:15 हुए नहीं है, क्लास खत्म हो गई है। मैं डिक्शन टेक समझा रहा हूँ, जिसको क्लास में रहना है रहिए, ये आपके प्रैक्टिकल से हल्का फुल्का टच है, बाकी कोई मतलब लेने की जरूरत नहीं है।
चलिए तो हम डिक्सन टेक पे जा रहे हैं अपनी स्क्रीन शेयर करके, और चलिए आप लोगों ने तो रिसर्च कर ली, जरा बता दो उसका रेट गिर क्यों रहा है, प्रॉफिट तो बढ़िया है। नहीं किया सर। यही नहीं तो फिर फायदा क्या, फिर आज नहीं बताएंगे। अभी तो बने नहीं है सर, अभी एनालिस्ट सर बनोगे कैसे, जब करोगे तभी तो बनोगे, जब करोगे नहीं तो कभी भी नहीं बनोगे, पास होने के बाद भी नहीं बनोगे। समझ में नहीं आया सर, देखे तो है उसमें। तो बताओ फिर क्या सर उम्मीद से कम बहुत है। नहीं ज्यादा। एक मिनट, सूर्यवंशी जी बता रहे हैं, बताइए। सर उम्मीद से कम प्रॉफिट आया है। कितना कमाया? पिछले क्वार्टर सर वो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका मेन रीजन है कि जो मतलब पिछले साल के ये क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया था ना, उसके हिसाब से जो ग्रोथ होनी थी ईपीएस में वो हुई नहीं। प्रॉफिट 3 गुना आया है पिछले क्वार्टर से भी, और पिछले ईयर वाले क्वार्टर से भी, पिछले क्वार्टर से भी 3 गुना प्रॉफिट आया। आपने कुछ चेक ही नहीं करा है। वैल्यूएशन हाई हो गई ना सर, अभी बहुत हाई वैल्यूएशन में आ गया है। प्रॉफिट आया है, इतना बड़ा प्रॉफिट आया है कि कंपनी जब से बनी उस दिन से लेकर आज तक इतना मोटा प्रॉफिट आया ही नहीं। आप कहाँ कह रहे हो, एक्सपेक्टेशन भी नहीं दी इतनी ज्यादा की, एक्सपेक्टेशन से भी प्रॉफिट ज्यादा ही आया है। सचिन जी 352% बढ़ा है प्रॉफिट। हाँ 1.5 गुना हो गया। 100 रुपए के जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 100 था वो 150 हो गया सीधे 10-20%। 100 वाला 110 हो जाता है, सीधा 150 हो गया। कहाँ से एक्सपेक्टेशन से कम है, बहुत ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट है। लेकिन एक टैक्ट है उसके अंदर, वही तो ढूंढना था, आपने ढूंढना नहीं है, अगर ढूंढते तो फट से मिल जाता, सामने लिखा है। सर सेल्स उतना ही है, उसमें सेल्स तो बढ़ा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा रहा है। बढ़ सकता है। चलो मैं इसमें सर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा रहा है काफी। चलिए मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको उसका लॉजिक बता दूंगा क्या है। अदर इनकम। हाँ अब आपने सही चीज पकड़ ली है। एक बार शेयर कीजिए। मैं बता कुछ प्रॉपर्टी बेच दी होगी या कुछ की होगी सर, जहाँ से इनकम आ गया होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को प्रॉफिट नहीं माना जाता। जो ये प्रॉफिट बढ़ा है ना, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इस तरह का कोई प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट नहीं माना जाता। उसे मतलब एनालिसिस पर नहीं लिया जाता। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड, ऐसे एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, वहां से एनालिसिस करते हैं। चलिए मैं खोल रहा हूँ आपके लिए साइट, मैं खोल लेता हूँ स्क्रीनर पे। आपको सारे के सारे कंपनीज के वो मिल जाते हैं, अगर मिल गया तो। ये थोड़ी लेट चलती है, 2-4 दिन बाद आता है इस पे। आ गया। आ गया, चलो बढ़िया। डिक्सन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला मैंने, ये मार्च 2025 का दिख गया। चलो चेक करते हैं, इसे क्वार्टर वाइज करना है हमें। कैसे करें? बगल में है सर क्वार्टर का ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर 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 Sir, इधर above you we have your quarter, sir. Here, beside और your साइड में प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाजू में है मिल गया। अब देखिए कंपनी को कैसे चेक करते हैं, जरा ध्यान समझो। यहाँ पर मार्च में सेल आई 10,000 की और दिसंबर में थी 10,454 की। पहली बात तो सेल उम्मीद से कम। अरे पिछले क्वार्टर में 10,500 की थी, इस बार 10,300 हो गई। बढ़नी चाहिए थी तो कम हो गई 1-2%, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, 1-2% है। चलो कोई बात नहीं, सेल ही कम है पहली बात तो। चलो अब मार्च 2025 को मार्च 2024 से भी चेक करेंगे। ये रहा मार्च 2024 में सिर्फ 4,000 की सेल और यहाँ 10,000 की सेल, अरे तो डबल हो गई सेल। और देखो इसको ना जून के बाद से पता नहीं क्या हो गया, हवाई लग गई थी, इसकी सेल ज्यादा हो ही गई थी, तो इसीलिए डिक्सन टेक का शेयर डबल हुआ है पिछले 6-7 महीने में। देखो जब सेल ही डबल होगी तो शेयर भी तो डबल होगा, डबल ट्रिपल हुआ है। तो चलिए हमें समझ में आ गया सर, पिछले क्वार्टर थोड़ी कम आई है, चलो कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस भी, अब जब सेल में हल्का सा ही फर्क है तो प्रॉफिट भी हल्का सा ही फर्क होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप चेक करो 391 से 443 हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर 450 की लगभग। एक्सपेक्टेशन थी 450 से 455 करोड़ आने की, लेकिन ये आया 443, सिर्फ 2% एक्सपेक्टेशन। तो ये ही प्रॉब्लम है इसके शेयर के गिरने की, कि एक्सपेक्टेशन से कम सेल आई है 2% और एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट आया है 2%। लेकिन इसके अलावा सर ये जो नीचे का प्रॉफिट है कैसे बढ़ गया, ये 285 से बढ़ के सीधा 576। इसके अंदर क्या प्रॉफिट है, ये 265 का क्या है, ये अदर इनकम। अदर इनकम में जाकर देखोगे तो एक एक्सेप्शनल आइटम आ गया। ये एक्सेप्शनल आइटम को नहीं लेना होता। एक्सेप्शनल अगर लॉस हो गया मान लो
576 की जगह पर लॉस में रहता तो भी ये शेयर नहीं गिरता, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। तो बात ये जो 576 का प्रॉफिट हुआ है ना, ये पिछले किसी क्वार्टर में नहीं हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है इतना ज्यादा कभी नहीं आया, लेकिन इसके अंदर 250 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम, जैसे 210 करोड़ का सितंबर में, तो सितंबर में भी इंक्लूड नहीं किया गया था, उसके हिसाब से एनालिसिस किया गया था, बिना इंक्लूड करे। आ गया होगा कि डिक्सन टेक के रिजल्ट देखने में तो 576 का प्रॉफिट दिखा रहा था टीवी, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 250 छोड़कर चलना पड़ेगा। अब अगर इसमें से 250 कम कर दे तो ये बचेगा कितना? ये तो बचेगा सिर्फ लगभग 276 जो बचता है 226, बल्कि 226, तो 226 था, तो 25 था, तो इस बार 25 से बढ़ के कुछ आना चाहिए था, जो 226 आ गए तो बहुत कम आया। सर मेरे को इसमें ये लग रहा है, ये देख के एक बार चार्ट शेयर करेंगे सर। Sir, if this exceptional item must have come through sale of assets. किसी भी वजह से आया हो एक्सेप्शनल आइटम, किसी भी वजह से आ सकता है, एसेट से आ सकता है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसकी एकदम पेनल्टी लग गई, वो हो सकता है, कंपनी ने कोई बहुत बड़ी एसेट्स पे भूकंप पे आके गिर गई थी तो एक ही बार एक एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो हो सकता है, कंपनी कोई केस हार गई, वो हो सकता है, और ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो उसे नहीं चलना, और अगर 250 करोड़ का लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट में एड बैक करके चलना होता है। ये सितंबर में भी हुआ है 210। सितंबर में भी हुआ है, तो सितंबर में भी जब एनालिसिस किया होगा तो सेम क्या होगा? सर इसमें जो प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है सर, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये है कि कहीं स्टाफ की सैलरी या कुछ भी एक्टिविटी है जो एकदम से शट डाउन हुई है, और यहाँ पर अदर इनकम बढ़ा है। अदर इनकम मतलब कोई चीज बिका है, तो वहां पर चीजें बिकने से वहां की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो रिड्यूस हुई है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ दिखा रहा है और एडिशनल सोर्स अदर इनकम भी बढ़ा हुआ दिखा रहा है। धीरज सर, आपने बोला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एनालिस्ट को थोड़ा ज्यादा अंदाजा होता है। आपने जो बोला वो तो अंदाजा है, अंदाजे से तो शेयर नहीं खरीदोगे, लाखों करोड़ रुपए लगाओगे अपने क्लाइंट का। अब ऐसा करो, उसको थोड़ा सा पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारी 15-20 पेज की इसकी पूरी पीडीएफ है, वो पूरी 15 पेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिक्सन टेक है ना, ये जो है मोबाइल बनाती है, और मोबाइल बनाओगे तो गवर्नमेंट आपको एड देती है। ये 202 करोड़ है, ये गवर्नमेंट की एड है, और जो 250 करोड़ है ये भी गवर्नमेंट की एड है। ये 10 साल काम करने के बाद फिर एक बारी में मिलती है, और कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो इसलिए से एबनॉर्मल आइटम माना जाता है। तो जो कुछ बिका है वाला जो आपने करा है ना, तुमने लगाया है, तो एनालिस्ट को अंदाजा नहीं लगाना होता, एनालिस्ट ने उसका बिल्कुल सही बात बतानी पड़ती है। तो इसका सही कारण ये है कि गवर्नमेंट को एड मिल गई नहीं, जो 10-12 साल में 5-7 साल में एक बार मिलती है। तो सितंबर 2024 और मार्च 2025 में नहीं एड मिली, जो उन्होंने 5-10 साल में पिछले काम किया होगा वो अप्रूव होकर उनके पास आ गई है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। मतलब मेरे आपकी बात से मैं खुश हूँ, आपने जो 2 पॉइंट बताए हैं वो बहुत बढ़िया बताए हैं, किसी और के मन में नहीं आए और बिल्कुल सही बताए हैं। लेकिन और ज्यादा मजा आ जाता अगर आप ये पढ़कर आए होते घर से इसके 10 पेज, और फिर ये सारी बातें मुझे बताते तो और मजा आ जाता। नहीं सर, अभी पढ़ाने के बाद टाइम नहीं लगता है पढ़ाने। आगे से जब एनालिसिस करना हो तो पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़कर आनी है, वहां से एनालिसिस कर पाओगे सही तरीके से, और तभी एनालिस्ट बनोगे। तो ये कैसे पता कि कौन सी कंपनी का करें? ये कैसे सर? नहीं वैसे मतलब अगर हम किसी को रेफर करते हैं और जो भी बोलते हैं उसको, आप करोगे इंडस्ट्री का एनालिसिस, कौन सी इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा है। मान लीजिए कहा कि भैया मैं तो ये जो कंपनियां मोबाइल वगैरह बना रही है ना, क्योंकि इसमें कंपनी को एड मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से, तो फिर उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे तो आपने कहा चलो इसमें तो है ही, तो डिक्सन टेक होगी, 2-3 कंपनी और है, आपने उनका एनालिसिस करना शुरू किया। सबसे पहले इंडस्ट्री से, फिर इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी डिक्सन है, फिर 2-3 कंपनियां और, आपने उनका एनालिसिस शुरू करा, फिर उनका एनालिसिस शुरू करना एनालिसिस करोगे, फिर हर क्वार्टर में हर 3 महीने में उन्हीं का एनालिसिस करोगे, फिर जो कंपनी में ग्रोथ आती है उसका करते रहोगे, जो कंपनी की ग्रोथ कभी आ रही है कभी नहीं है तो छोड़ दोगे। ऐसे करते 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 100 कंपनियां आपके रडार पर आ जाएंगी, और जो 100 कंपनियां आपके रडार पर आ जाएंगी बस आप उन्हीं का करोगे। फिर हर 2-4 महीने में, 6 महीने में, एक साल में 2-4 कंपनियां छोड़ते जाओगे, 2-4 नहीं डालते जाओगे, लेकिन एक टाइम पर 100 कंपनियों अपने रडार पे रखोगे और उन 100 कंपनियों का पूरा एनालिसिस हर 3 महीने में करोगे। 100 कंपनी का एनालिसिस करना पड़ जाए तो क्या हो गया, एक कंपनी की तो रोज करना है।
मैं लगभग सर। कंपनियों का एनालिसिस करता हूँ और मैं उन वाली 100 कंपनियों का करता हूँ जो ऑपरेटर के डेटा में बनती है, और किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं करता। ऑपरेटर का कौन रहेगा वो आपसे सीखना बाद में। हाँ, एक और चीज आपने ग्रुप में देख भी लिया होगा, NISM 8 का बैच शुरू होगा जैसे ही आपका ये बैच खत्म होगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन हमने खोल दिए हैं। और मेरी आप लोगों को सलाह है कि NISM 15 का पेपर NISM 8 पढ़ने के बाद दे दो, मतलब 8 और 15 एक साथ दे दो। पहले 8 भी पढ़ लो, उसके बाद NISM 15 भी दे दो और 8 भी दे दो। 8 में NISM 15 का ही बड़ा रूप है। जब 8 पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और डीप जा पाओगे, और फिर 15 क्लियर करना और इजी हो जाएगा। तो 15 पढ़ लो, साथ साथ 8 का रजिस्ट्रेशन करा दो, और फिर 8 भी पढ़ लो। और 8 ना हो सब कुछ गोल हो जाए। 8 में पढ़कर आप इतने बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे, इतनी बढ़िया नॉलेज हो जाएगी आपको। जो मैं छोटी छोटी नॉलेज देता हूँ ना, और मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, पूरी नहीं देता हूँ, बस थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं कहता हूँ चलो भाई इतना ही, बाकी बाद में। लेकिन जब मैं 8 पढ़ाऊंगा ना, फिर आपका जो मर्जी क्वेश्चन आए, और आपका क्वेश्चन क्या आएगा मैं खुद ही बताऊंगा। वहां पर तो बस प्रैक्टिकल क्लास ही होगी, थ्योरी तो ज्यादा होगी ही नहीं, क्योंकि 8 में थ्योरी नहीं है, 8 में सारा प्रैक्टिकल ही है। अच्छा है सर ये। सर जैसे कि हमारा ये वाला बैच खत्म होगा, उसके 2 दिन बाद से हम 8 का स्टार्ट कर देंगे, लेकिन डेमो हमने रख दिया है अभी 10 दिन बाद का, और जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कभी भी, फीस जमा कराओ सर को, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फिर जो है सर लेकिन जैसे ये मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें अभी और पढ़ना पड़ेगा इसको 15 को। पढ़िए ना सर। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि आगे जो दूसरा बैच आएगा उसको कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो करिएगा ना, जो दूसरा बैच आएगा उसमें भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन 15 के साथ साथ 8 पढ़ लीजिए। आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कॉलेबल बोर्ड आपको पढ़ाया, लेकिन कॉलेबल के रेट नहीं बढ़ेंगे, ये वाली बात मैं 8 में पढ़ाऊंगा। फिर इक्विटी शेयर पढ़ाया, लेकिन उसके रेट कितने बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, मैं 8 में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई, शेयर रेट ऐसे बढ़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बता दिया। 8 में तो डिटेल में बताऊंगा, उसके 4 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे बढ़ेगा ऐसे घटेगा, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, आपको 15 पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 पढ़ लो तो 15 कवर हो जाता है उसके अंदर, लेकिन 15 से डायरेक्ट 8 पढ़ नहीं सकता। 15 पढ़ लिया आपने, बेसिक नॉलेज हो गई, अब आप उसका लेवल 8 में पढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है कि 8 ज्वाइन कीजिए। 8 ज्वाइन करने से आपकी 15 की नॉलेज बढ़ेगी, 15 क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। आप कर कैसे भी सकते हो, मेरी तरफ से ये सजेशन है, क्योंकि सर ऐसा ना हो ये भी भूल जाए वो भी गड़बड़ हो जाए। दोनों चीज सेम है ना, दोनों में पढ़ाना तो शेयर ही है, मुझे दोनों में एनालिसिस भी सिखाना है, और उसमें डेरिवेटिव का भी सिखाना है, साथ में थोड़ा बड़े लेवल पे सिखाना है। सिखाना तो यही है ना, भूल के जाओगे मैंने कुछ केस में बड़ा चीज किया, शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कॉलेबल बोर्ड क्या होता है, भूल जाओगे। रिकॉर्डेड क्लास तो आपके पास हमेशा रहेगी ना, रिकॉर्डेड जब मर्जी देख लो। ठीक है 8 पढ़ेंगे करेंगे ना सर, 15 की रिकॉर्डेड क्लास की रिकॉर्डेड क्लास अगर मैंने कभी बंद भी कर दी ना, तो आप लोगों के लिए करूंगा, उसका एक ऐसा लिंक दे दूंगा जो आपके लिए चलेगा, औरों के लिए बंद कर दूंगा, आपके लिए नहीं करूंगा। अच्छा दूसरा सर, दोनों की क्लास टाइमिंग क्लैश होगी क्या? नहीं सर, जब 15 खत्म हो जाएगा उसके बाद 8 स्टार्ट होगा। तो 15 ये खत्म होगा, उसके बाद नया बैच चालू नहीं होगा 15 का सर? सर क्लैश कैसे हो जाएगी, पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ। जब 15 पढ़ा रहा हूँ मैं जानना चाहूँ, क्योंकि 15 का बैच 1 खत्म करके बैच 2 आपने स्टार्ट किया, तो बैच 3 का कोई प्रोविजन नहीं है क्या? ये अभी 3 का हमारे को मन एकदम से नहीं है, लेकिन होगा तो है ही, लेकिन स्टूडेंट देखेंगे, क्योंकि हमने लगभग 2 बैच बना लिए हैं, तीसरा बैच उसी डेटा में से बनना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखते हैं, अगर बनेगा तो बनाएंगे, वरना रिकॉर्डेड तो आपके पास है ही ना। 2 बैच की अभी आप सेकंड बैच दे रहे हो, फिर मैं आपको बैच की रिकॉर्डेड भी दे दूंगा, आपको ऐसा लगेगा आप दोबारा बैच ले रहे हो। ठीक है सब पढ़ेंगे। सबके सब जो है जो 10 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है, मुझे लगता है लगभग सभी तैयार हैं, वो एक बार ग्रुप पे पंकज सर को टैग करके बोल देंगे कि सर हम 10 में रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, और जो 10 की 8 सर मुंह से 10 निकल गया 8 तो पंकज सर को टैग करके अपने ग्रुप पर ही बोल देंगे सर हम NISM 8 रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो सर को भी थोड़ा लग जाएगा कि हाँ भैया इतने स्टूडेंट हमारे तैयार है, और हम 8 का बैच शुरू करेंगे जब 15 खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, अभी फीस कम से कम 15 क्लास आपको अभी इसमें लगेगी, और फीस रहेगी सर 10 की, प्लस ऑपरेटर डेटा वगैरह सब सिखाएंगे, प्रैक्टिकल बैच भी देंगे, उसकी फीस हम अलग रखने वाले थे लेकिन नहीं रखेंगे। तो NISM 8 की प्लस प्रैक्टिकल बैच की दोनों की मिलाकर फीस 10,000 ही रखी है हमने। वैसे पहले 15 करने वाले थे, 10,000 की रखने वाले थे और 5,000 प्रैक्टिकल बैच, लेकिन वो कहा सर ज्यादा हो जाएगी तो हमने उसे 10 ही रखा है।
NISM 8 का कितना व्हाट इज ड्यूरेशन होगी? सर उसकी ड्यूरेशन ज्यादा रहेगी क्योंकि उसमें तो आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे रोज और क्लास भी 2-2 ढाई घंटे की हुआ करेगी। टाइमिंग थोड़ी जल्दी रख लेंगे 8 से 10 या 9 से 11 रख लेंगे जैसे भी आप कहेंगे, और या अगर 1 घंटे की रखेंगे क्लास तो फिर ज्यादा क्लासेस लगेंगी। तो उसमें मैं कहता हूँ कम से कम वो चलेगा आपका 2 महीने बैच। सर लाइव ट्रेडिंग भी होगी क्या? लाइव ट्रेडिंग में कराएंगे, थोड़े कम होंगे, लाइव सेशन करा देंगे, 3-4 सेशन करा देंगे। तो 1-2 चीजों का आपको रेशो सिखाएंगे ना, तो उसमें लाइव सिखाना ही पड़ता है क्योंकि कॉल पुट रेशो कैसे चेंज होता है वो लाइव में ही दिखाना पड़ता है। तो कॉल पुट रेशो की क्लास लाइव होगी, 1-2 क्लास और देंगे जिसमें हमारे चार्टिंग की होगी वो लाइव होगी, और 1-2 क्लास हमारी लाइव करनी ही पड़ती है, तो वो तो हम करवाएंगे है ना। ट्रेडिंग मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, वो भी मैं लाइव में सिखाऊंगा। मतलब 2-3 क्लास लाइव होंगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी लाइव कर देंगे क्योंकि लाइव वाली में लोग आ नहीं पाते, सबकी जॉब होती है उस टाइम पर ना, तो कभी सर जैसे मान लीजिए मैं तो मेरे को सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग कैसे करूँ, तो क्या मैं उस करने के बाद में उसको अच्छे से कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब 8 करने के 8 वाला जो मैं कराता हूँ ना कोर्स, जो NISM 8 है, NISM 8 की बुक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लस मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो उस 8 के कोर्स में भी नहीं है, मैं वो भी इस बैच में कराने वाला हूँ 8 में। 8 पढ़ाने के बाद ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जो मुझे पता हो और आपको ना पता हो, मतलब मैं अपने अंदर की सारी नॉलेज निकाल पढ़ा दूंगा। मतलब 8 वाला जो मेरा बैच है ना, वो मेरा वो बैच है जिसमें मैं अपने आप को दे देता हूँ आप लोगों को, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। ये ऑपरेटर डेटा ना इंडिया में मेरे अलावा किसी को पता नहीं है, मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ है, मैं ये भी दे रहा हूँ आपको। ऑपरेटर डेटा मेरा इन्वेंट किया हुआ है खुद का, ये डेटा निकालना ये मैंने खुद सॉफ्टवेयर बनाए हैं अपने आप, एक्सेल में अपने आप फॉर्मूले लगा के। ये सारे फॉर्मूले कैसे लगाए हैं हर किसी को आते भी नहीं है, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए हैं मैंने, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, और वो ऑपरेटर डेटा भी दे दूंगा, और जो FIIDA का डेटा मैं एनालिसिस अपने हिसाब से करता हूँ वो भी सिखा दूंगा। फिर इसमें आप लोग भी इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे, अपना दिमाग भी लगा पाओगे, हो सकता है आप भी मुझे कुछ सिखा दो, मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप मुझे कुछ सिखा पाओ। सर स्क्रीनर वगैरह भी देंगे? स्क्रीनर वगैरह मैं क्यों दूंगा? मॉर्निंग में स्टॉक निकाले ऐसा कुछ? हाँ वो सब देंगे, स्क्रीनर हम नहीं देंगे, आपको स्टॉक निकालना सिखाएंगे। Thank you very much, sir. मतलब सब कुछ होगा, अभी आपका दिमाग उस लेवल पर जा नहीं पा रहा है। जब मैं NISM 15 पढ़ाना स्टार्ट किया था, सूर्यवंशी जी आप ही बताएंगे इसका आंसर, जब जिस दिन आपने NISM 15 की पहली क्लास ली थी उस दिन आपका दिमाग कुछ और था, आज आपका दिमाग उस लेवल से बड़ा हो गया है कि नहीं? अब तो काफी बड़ा हो गया। काफी बड़ा। अब मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, अभी आपके अंदर कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिसको कह रहा हूँ ना मुझे बहुत नॉलेज हो गई है, अभी कुछ भी नॉलेज नहीं। जब मैं NISM 8 पढ़ाकर निकलूंगा तो हो गई है, मतलब अगर आपको NISM 15 स्टार्ट करते समय 10 नंबर की नॉलेज थी तो वो अभी 100 हो चुकी है, और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नॉलेज, कितनी चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको जो आपको नहीं पता थी, है ना। अब NISM 8 में जितनी अभी 15 में पढ़ाई है ना, उसकी 10 गुना NISM 8 में पढ़ाने वाला हूँ। सोचिए आपकी नॉलेज किस लेवल पर चली जाएगी। 8 करने के बाद तो आप CAPA को तो छोड़ दो, बड़े बड़े एनालिस्ट जो टीवी पर बोलते हैं ना उनकी गलतियां निकाल लो, सर ये गलत बोल रहा है, सर ये तो गलत ही बोल दिया, शेयर होल्डर तो बोल रहे हैं यहाँ पर तो शेयर बोलना चाहिए था, ऐसी गलतियां निकालोगे जो उनको गलती कर देते हैं। आपको इतने इस लेवल पे नॉलेज हो जाएगी कि फिर आप पढ़ाने लगोगे, आपसे लोग बात करके इंप्रेस हो जाएंगे। जैसे आपको मेरे से बात करना सबको पसंद आता है ना, वो मैं कोई जादू थोड़ी करता हूँ, कोई हिप्नोटिज्म थोड़ी चल रहा है, मेरी सिर्फ नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, आपको पसंद आ रही है। अगर नॉलेज नहीं होती तो आप कहते हैं हम बोर हो गए। अब कुछ सोचिए ना, मुक्ति शर्मा जी ने मुझे कहा था सर मैं 10 बजे के बाद बैठ नहीं पाता हूँ, तो 10:30 बजे क्लास में, मतलब मैं खुश हूँ उस बात से, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुक्ति शर्मा जी ने साफ कहा था सर मैं 10 बजे के बाद क्लास में नहीं रह सकता हूँ, वो 10:30 क्लास में है, मतलब कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो यही चीज मैं आपको सिखा दूंगा, आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा NISM 8 में कि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि लोग आपसे बात करने के पैसे देंगे। इसमें हम जो जैसे गोल्ड का है या कोई और कमोडिटी का है वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा? 8 में नहीं होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल क्लास में अगर आप मेरे से गोल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे रिलेटेड नॉलेज है तो मैं सब बताऊंगा ही, वो तो मैं इस क्लास में भी बता देता हूँ। तो मैं 8 में भी डिस्कशन तो मैं करूंगा ही, मैं गोल्ड पे भी करूंगा, मैं डेरिवेटिव पे भी करूंगा, और इतनी नॉलेज आपको खुद हो जाएगी, आपको मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद कर लोगे, सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट ही थोड़ी रहोगे पूरी जिंदगी, आपको कोर्स के
बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी मुझे है, सारी नॉलेज हो जाएगी। और जो कोर्स मेरे से एनआईएसएम 8 पढ़ते हैं, फिर मैं उनसे जिंदगी भर जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को लेवल नॉलेज में मेरे जितना हो जाता है। फिर तो मैं आप लोगों से भी सजेशन लिया करूंगा, भैया न्यूज कोई पता चली हो तो मुझे बताओ, कोई नई चीज पता चली हो उसका एनालिसिस किया हो तो मुझे भी अपनी रिपोर्ट करो, हम मिल मिलकर रिपोर्ट निकालेंगे। और अगर हम में से कोई किसी बड़े लेवल पर चला गया तो वहां पर टीम की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपस में मिलकर टीम बनाएंगे। मान लीजिए मुझे आप में से 5 स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया, तो मैं उन 5 को अपनी टीम में ले लूंगा, सबको तो नहीं ले सकता हूँ।